नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपनी एग्जाम अड्डा में। और जो पिछली वीडियो थी गाइज, उसमें हमने 26 तक आपके क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा दिया था। और अब आगे जो लेके आए ये कम से कम 35 क्वेश्चन का सेट होगा गाइज। 35 क्वेश्चन इसमें होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए उन सबको हम यहाँ पर आपको करवाएंगे गाइज। तो आप इसलिए चैनल पर बने रहें, स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जब आ गए तो आप फिर पछताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले देख लें। और आपको कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं। आप बस वीडियो देखते रहें और लगातार बने रहें वीडियो में, और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें हमारे ऊपर, और हमारे के लिए इतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, कल से आगे चलते हुए 26 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो गए थे। 27वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भिलाई लौह इस्पात का कारखाना कहाँ पर है। तो भिलाई लौह इस्पात का कारखाना आप देखेंगे वो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है। तो ब्रेंट इंडेक्स होता है कच्चे तेल की कीमतें हैं उसको उसमें दर्शाता है, तो ब्रेंट इंडेक्स उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। तो मकड़ियों के द्वारा भी रेशम का उत्पादन होता है, आपको पता ही होगा। तो उसको रेशम को कहते हैं गोसामर रेशम। गोसामर रेशम उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है। तो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला आपका गाइस एंथ्रोसाइट होता है। इस तरीके से 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो के छूट गए थे। अब अगली वीडियो जो है, इसके अगले क्वेश्चन आपको सीरियल नंबर 1 से और 30 तक हम आपको इसमें करवाएंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए, स्किप करने की जरूरत नहीं है। और आइए तो देखिए, क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी एक संवैधानिक संस्था है। तो निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था देखिए, विश्वविद्यालय आयोग है, संवैधानिक संस्था नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये भी संवैधानिक नहीं है। तो और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, ये भी संवैधानिक नहीं है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये मतलब हमारे संविधान में इस बॉडी का जिक्र है। तो संवैधानिक संस्थाएं किन्हें कहते हैं, जिन जिन संस्थाओं का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है उनको संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो कि ये अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आजकल अर्थव्यवस्था वगैरह के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो इसका ऑप्शन में आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वो है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि प्रगामी व्यय क्या होता है। तो प्रगामी व्यय होता है प्रगामी व्यय, हाँ, प्रगामी व्यय होता है जो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर होता है ना, वो होता है। तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है, ये प्रगामी व्यय के स्थान पर मेरे ख्याल से प्रगामी, हाँ, प्रगामी व्यय होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव जो एक्सपेंडिचर होता है उससे जो जॉइंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, तो उसको कहते हैं जो सर्वोत्तम मार्ग होता है, ये मतलब टैक्स लगाने का। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, हम बता देते हैं कि प्रगामी जो करारोपण होता है उसमें क्या होता है। उसमें क्या होता है कि जब आय बढ़ती है ना, लोगों की आय बढ़ती है, तो उसमें टैक्स में भी वृद्धि होती है। आय बढ़ने के साथ साथ आय बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। और अगर आय कम है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, और जो गरीब लोग हैं उनसे कम टैक्स लिया जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। और साथ ही एक्सपेंडिचर होता है उसको, हाँ, तो इसमें ज़्यादा समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही है कि प्रगामी जो ये लिख रहा है ना कि संयुक्त प्रगामी कराधान, तो संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट, और प्रगामी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है। और कराधान का मतलब होता है टैक्स सिस्टम, ठीक है, कर लगाना, टैक्स लगाना, ठीक है, उसको कराधान बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि अगर आय व्यक्ति की बढ़ रही है तो उस पर टैक्स बढ़ेगा, और अगर अब व्यक्ति की आय कम है तो टैक्स कम लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो पैसे वाले लोग हैं उनसे टैक्स ज़्यादा वसूला जाएगा, और जो गरीब लोग हैं उनसे टैक्स कम लिया जाएगा, या उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। और प्रगामी व्यय जो होता है ना, ये जो लिखा है प्रगामी व्यय, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर में निचले स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, नीचे जिनकी आय कम होती है, तो उनका क्या होता है कि प्रगामी व्यय से क्या होता है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उसमें आय में उनकी वृद्धि होती है प्रगामी व्यय से, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ये हो जाता है गाइस। तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आय बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, आय कम होगी तो टैक्स कम होगा, यही सबसे अच्छा मार्ग है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप इसमें देखेंगे तो अनाई मुड़ी की चोटी है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना किन देशों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है भारत और म्यांमार को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, भारत वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी एनएम जोशी ने। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी? तो रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी? उसकी जमींदारी थी वो पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी। तो उनकी जमींदारी है वो पूरी तरह से विनष्ट मतलब नाश उसका खत्म हो चुकी थी एक तरीके से, ये इसका मतलब हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नमामि गंगे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम देखिए, हमारी जो मोदी सरकार है उसमें ये नमामि गंगे कार्यक्रम चला था। तो ये इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल थी, जल शक्ति मंत्रालय उसने ये शुरू किया था। दूसरा देखेंगे, इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गाँव को खुले में शौच से मुक्त करना था। ठीक है। तीसरा इसका उद्देश्य था गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गाँव को गंगा ग्राम के रूप में परिवर्तित करना था। तो इस तरीके के सारे इसमें ऑप्शन सही होते हैं गाइस। अगला आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्रता के समय कौन थे? ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय थे जेबी कृपलानी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 1947 में, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक हैं शाहिद अमीन। तो आपको ये रटने हैं, शाहिद अमीन गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी को कहाँ उपस्थित हुए थे? गांधी जी कहाँ आए थे सबसे पहले? तो वो आए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन कौन करता है? तो सर्द हवा और गर्म हवा का संचालन करता है बीएसएफ। और कैसे करता है मैं बता देता हूँ आपको कि गर्म हवा, राजस्थान में जब गर्मियाँ आती है ना तो बहुत लू चलती है, तो वो गर्म हवा हो गया। और जब ठंड पड़ती है तो वहाँ बहुत सर्द हवाएं चलती हैं, तो वो हो गया सर्द हवा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो बॉर्डर की जो पुलिस है, बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स है, वो बीएसएफ होती है और वो इन ऑपरेशनों को संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम्स में आता ही रहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में भाषाएं कौन सी अनुसूची में? तो वो 8वीं अनुसूची में। ऐसा आप इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय बॉम्बे में, सेंट्रल रेलवे बॉम्बे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं गाइस कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज की थी ई रदरफोर्ड ने। आप इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है? तो 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 mm। ठीक है, mm नहीं, सॉरी m, 10 की पावर -10 m। ठीक है, ये इसका आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो कांडला में किया था। और कांडला कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह है, आपने सुना होगा, ये गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। अब आपसे पूछ ले कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो वो 12 मार्च 1930। ठीक है, तो ये साबरमती से शुरू हुई थी और कहाँ तक चली थी ये? तो दांडी तक थी। ठीक है, दांडी यात्रा कैसे थी कि दांडी में क्या होता था, वहाँ पे नमक बनता था और वहाँ पर गांधी जी ने नमक को जो एकाधिकार था अंग्रेजों का नमक के उत्पादन पर, उसको खत्म करने के लिए दांडी मार्च किया था। और दांडी मार्च का मतलब दांडी तक वो यात्रा की थी। तो और दांडी कब पहुंची थी यात्रा? तो आपसे ये भी पूछ ले कि गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान दांडी कब पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे आपके 6 अप्रैल के दिन। ठीक है, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और इस दिन सुबह 6:30 बजे गांधी जी ने अंग्रेजों के बनाए गए नमक कानून को तोड़ा था। सुबह पहुंच गए थे 6:30 बजे और नमक कानून को तोड़ दिया था गांधी जी ने, ये याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्गुण भक्ति का अर्थ क्या है? तो निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है कि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करना, वही निर्गुण भक्ति है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा उपासना उसकी करते हैं, तो वो निर्गुण भक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं गाइस कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए उपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ट्रेड यूनियन होती है ना, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, तो व्यापार की जो यूनियन से होती हैं, यूनियंस, उनका अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको तो कितने सदस्य निम्नतम होने चाहिए? तो 7 सदस्य उसमें कम से कम होने चाहिए। द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है इसके। और दलाई लामा कौन है? तिब्बत के धर्मगुरु हैं। ठीक है, तिब्बत के धर्मगुरु हैं दलाई लामा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधानमंत्री पीएम कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखिए क्या है, जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, निवेशों को समन्वित करना पहला। दूसरा है सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, ये भी है। तीसरा है खेतों में जल उपयोग
दक्षता में सुधार करना, खेतों में जल उपयोग होता है उसकी जो दक्षता है उसमें सुधार करना, ये तीनों ही कृषि योजना के उद्देश्य हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद रखें। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पीरपुर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो पीरपुर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये भी बता दूं आप, तो 1906 में हुई थी, ये भी ध्यान रखें आप। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उस टाइम दो ही पार्टियां थी। रॉ की स्थापना कब हुई? तो रॉ की स्थापना हुई थी गाइज 1968 में। और रॉ का मतलब होता क्या है? RAW, ये कोई मतलब तो होता होगा इसका। तो आर का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस, डब्ल्यू का मतलब होता है विंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रॉ। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये वर्ष 1916 में हुआ था, ठीक है। अब लखनऊ समझौता है क्या था? तो ये क्या था कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके बीच में ये एक समझौता हुआ था। कहाँ? लखनऊ में, इसलिए इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मानव शरीर में क्या पाई जाती है? इनमें से ऑप्शन में से देखिए आप, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, पूरे ब्लड में हमारे ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वो उत्तरांचल में स्थित है। उत्तरांचल किसको बोलते हैं फिर? ये उत्तराखंड का ही नाम है, उत्तरांचल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा जो आज म्यांमार जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। नेक्स्ट, तो इस तरीके से गाइज आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो गाइज आपको अगर ये अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो आपको ये ऊपर डिस्प्ले पे जो वीडियो दिख रही है इनको भी आप चेकआउट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में।